स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड यूनिट का नया टॉपिक, जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले जाकर उसको अटेंड कीजिए, ताकि वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और उसके बेसिस पर आप इस लेक्चर को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे केवल डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को आसान बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूले पहले याद करने हैं। तो बेसिक फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूले आपके आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी डिराइव क्वांटिटी हम बनाते हैं, हमको एरिया बनाना है, हमको वॉल्यूम बनाना है, हमको डेंसिटी बनाना है, हमको फोर्स बनाना है, हमको वेलोसिटी बनाना है, हमको एक्सीलरेशन बनाना है, हमको मोमेंटम बनाना है। कोई भी तरह की डिराइव क्वांटिटी अगर हम फिजिक्स में बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? तो आंसर है फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम बनाते हैं, क्योंकि हमको नापना किसको आता है? फंडामेंटल क्वांटिटी को नापना आता है, क्योंकि उन्हीं के हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के यूनिट बनाए हुए हैं। जैसे लेंथ का यूनिट क्या बनाया? मीटर, तो हम उसको मीटर में नापते हैं। मास का यूनिट क्या बनाया? केजी, तो उसको केजी में नापते हैं। तो इस तरह से हम फंडामेंटल क्वांटिटी को नापना जानते हैं और उन फंडामेंटल क्वांटिटी का उपयोग करके, यूज करके हम ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं, तो उसको हम बड़ी आसानी से नाप सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और किस फंडामेंटल क्वांटिटी के होने से हमारी ड्राइव क्वांटिटी पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ये कौन बताएगा? तो ये हमें एक कलेक्शन बताता है, और वो कलेक्शन का हमने एक नाम रखा हुआ है, जिसको हमने नाम दिया डायमेंशनल फॉर्मूला। उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी का कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करे, वो सारा का सारा पार्ट आ जाएगा और उसकी पावर हमको बता देगी कि ये वाली ड्राइव क्वांटिटी में अगर लेंथ आती है तो लेंथ कितनी बार आती है, मास आता है तो मास कितनी बार आता है, टाइम आता है तो टाइम कितनी बार। समझ गए? ओके, चलिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसको कहेंगे? वन लाइन डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल यूनिट इज टर्म्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑलवेज राइटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट, हमेशा काय में राइट किया जाता है? एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये इसकी निशानी है कि कहीं पर भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसको काय में लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, अब आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने हैं, वो किसके होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के। तो याद करिए, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल टी। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? या तो हम के लिखेंगे या फिर उसको थीटा लिखेंगे। ये जो के सिंबल हमने लिया है वो टेम्परेचर की यूनिट से लिया हुआ है। तो टेम्परेचर की यूनिट का हमने सिंबल बनाया हुआ था केल्विन, तो केल्विन से ये हमारा क्या बन गया? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से करंट का हमने यूनिट बनाया हुआ है, ऐसा यूनिट एम्पियर, तो एम्पियर से ही हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रखा? ए। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट से कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल से मोल हमने रखा। ओके, तो ये आपको पहले से याद रखने, ठीक है, और सबके ऐसा यूनिट भी आपको याद रखने। डन। चलिए, अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला सम फिजिकल क्वांटिटीज। अब बहुत सारी हमको फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करनी होती है फिजिक्स में, और उनकी डायमेंशनल फॉर्मूले हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूले को एज इट इज याद नहीं कर सकते, तो उसको बनाना सीखेंगे। ओके, और हर डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पर उसका ऐसा यूनिट क्या है वो भी हम उसको निकालेंगे। तो चलिए पहले लेते हैं सिंपल दी क्वांटिटी, इसका नाम लोगों रखा एरिया। तो हम पहले किसकी स्टडी करेंगे? एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, तो बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। एरिया का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हमारी एरिया का क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला होता है। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल। क्या होता है? कैपिटल एल। तो यहाँ पर एक बार लेंथ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कैपिटल एल लिख देंगे। हमारे बेसिक फॉर्मूले में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम किसका साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था, वृत्त बी बेसिकली क्या होती है? लेंथ।
तो ब्रिथ को नापने के लिए अलग से दिमाग लगाकर नया यूनिट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिथ बेसिकली लेंथ ही होती है। तो लेंथ को नापने का जो मीटर है वही ब्रिथ को नापने का मीटर है, इसलिए ब्रिथ भी क्या है, बेसिकली लेंथ है। तो इसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रखेंगे हम, एल रखेंगे। अब हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है, एल मल्टीप्लाई एल कितना हुआ, एल स्क्वायर। तो बेसिकली एल मल्टीप्लाई एल का मतलब ये होता है सेम ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो अगर कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलने वाला है एल स्क्वायर। अब हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पर वो फिजिकल क्वांटिटी आएगी और उसको इस बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसमें एम होता है, एल होता है, टी होता है, क्योंकि मैकेनिक्स में ये तीन चीजें हमारी आती है, मास आता है, लेंथ आता है और टाइम आता है। एम टू की पावर ए मान लीजिए, एल टू की पावर डी मान लीजिए, सी टू की पावर सी मान लीजिए। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है। अब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बनाया, एरिया का। तो हमारी क्वांटिटी के स्थान पर क्या आएगा, एरिया। अब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना होता है, एल स्क्वायर। तो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले में एरिया में मास नहीं होता है, तो हम चाहे तो उसको क्या लिख सकते हैं, mg। हमारे एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूले में टाइम भी नहीं होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, eg। तो अगर आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे लिखोगे, अदरवाइज एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है। तो जब हमको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो हम एल स्क्वायर ही लिखते हैं। और अभी हम एक बार कर रहे हैं तो एक बार इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे, m0, m2 और t0। m2 की पावर 0 क्यों लगाई, क्योंकि एरिया मास पर डिपेंड नहीं करता है। 4 किलो की बॉडी का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो 5 किलो की बॉडी का भी एरिया उतना ही होगा, ठीक है ना। तो मास से नहीं बदलता। 1 घंटे का रखी रहेगी बॉडी, 1 साल का रखी रहेगी, टाइम कितना बीत गया लेकिन उसका एरिया नहीं बदला, वो 2 मीटर स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करता, केवल किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। तो ये हमको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है डायमेंशनल फॉर्मूला कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस पर डिपेंड करती है और उसके चेंज होने से आपका एरिया का क्या होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर बदलना होगा तो वो डिपेंड करता है, अगर नहीं बदलना होगा तो उस पर डिपेंड नहीं करता। डन, ठीक। तो ये हमने किसके बारे में जाना, एरिया के बारे में। अब हम उसका क्या बनाएंगे, ऐसा यूनिट। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, पावर कितनी है, स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो हाल के हम यूनिट भी लिखते चलेंगे, फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे डायमेंशनल, और उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिखते चलेंगे। तो हमने अभी किसको बनाया, एरिया को। अब नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन होती है। ये वाली डायमेंशन भी होती है, ये वाली डायमेंशन भी होती है और ये वाली भी होती है। यानी उसको ये भी लेंथ चाहिए, ऐसे भी लेंथ चाहिए और ऐसे भी लेंथ चाहिए, तब जाके वो स्पेस में जो चीज क्रिएट होगी उसका नाम लोगों ने क्या रखा, वॉल्यूम। डन। तो लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, तो कितना आ गया बेटा, एल क्यू। और अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, m0 l2 e। लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पावर कितनी होती है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने एरिया और वॉल्यूम दोनों का यूनिट वो डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया। अब हम बनाएंगे डेंसिटी का। तो डेंसिटी का बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने वहां लिखा हुआ है, कितना होता है, कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम का अभी आपने क्रिएट किया एल क्यू। तो आपको क्या मिलने वाला है, एम एल माइनस 3। तो ये आपका क्या बन गया, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 1, ठीक है। तो ये इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेंसिटी मास से इफेक्टेड होती है। अगर आप मास को 2 टाइम करोगे तो डेंसिटी 2 टाइम ही चेंज होगी, लेकिन लेंथ को अगर 2 कर दोगे तो पावर कितनी है, 3। तो लेंथ से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब इसका आप बनाओगे क्या,
यूनिट। मास का यूनिट क्या होता है बेटा? केजी। लेंथ का क्या होता है? पावर कितनी है? इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो? केजी पर मीटर। ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, पढ़ेंगे उसको क्या? केजी पर मीटर। अब हम लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी से किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करना, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। और डिटेल में उसको उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। वाटर की डेंसिटी से किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करना क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ऊपर भी डेंसिटी है, ये वाला फॉर्मूला, नीचे भी डेंसिटी है, ये वाला फॉर्मूला। डेंसिटी किसी की भी हो, डेंसिटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब ये डेंसिटी ने डेंसिटी को कैंसिल किया, तो अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनने वाला है, m से n कैंसिल, n से n कैंसिल, तो आपका बेसिकली क्या आ गया? n0 n0 t0। क्योंकि कैलकुलेशन में 1 बचेगा, और 1 का मीनिंग क्या होता है? m टू द पावर 0, n टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। डन। तो इसका नो यूनिट। और क्वांटिटी कौन सी है? डायमेंशन लेस। तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो यूनिट भी नहीं होता। क्लियर? चलिए अब हम लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस है, एक वेक्टर है, एक स्केलर है। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में मोशन में जानेंगे। अभी फिलहाल हम इसका बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेस अपॉन टाइम। फॉर्मूला दोनों का एक ही है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वेलोसिटी। अब डिस्टेंस भी मैं आपको बता चुका हूं, बेसिकली क्या है? लेंथ। और लेंथ का हमको पता है एल होता है। टाइम का भी याद करवाया आपको, क्या होता है? टी। कितना हुआ? LT - 1। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया? स्पीड का या वेलोसिटी का, LT - 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसको हमको बार बार यूज करना है। इसलिए अभी याद करिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? LT - 1, LT - 1, LT। हाँ, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो चीज निकलती है ये सब क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पर उसका क्या बनाएंगे? यूनिट। तो लेंथ का क्या होता है बेटा? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड टू पावर है, तो मीटर पर। डन। इसके बाद कौन सा? ऐसा ऐसे लिखना है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। m नहीं है इसमें, एक मोटरसाइकिल 80 kg की है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी मोटरसाइकिल भी 100 kg की है, उसकी स्पीड भी है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मास बदलने में स्पीड में फर्क है? तो ये मास पर डिपेंड करती है क्या? नहीं करती, इसलिए मास इसमें डायमेंशन नहीं है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में मास डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। समझेगा? ओके। इसके बाद स्पीड या वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वांटिटी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपको वेलोसिटी और मास दोनों चाहिए। तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, दिस इज बेसिक फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बनाया कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बनाया LT - 1। अभी आपने याद किया, तो कितना आया? M LT - 1। और अगर आप चाहो तो 1 हो लगा, ठीक है, अदरवाइज वो तो 1 ही। तो इसका यूनिट kg, इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट सेकेंड, या फिर kg मीटर पर सेकंड। तो ये हमने किसका बना दिया? ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें, हाँ, अब हम लेंगे मोमेंटम के बाद इसमें अगली चीज एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो याद करिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में जितना चेंज आता है उस चेंज के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी कोई भी हो, वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है nt-1। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा nt-1, टाइम का फॉर्मूला हमने लिखा t। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, t ऊपर जाएगा, कुछ नहीं है, पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी, तो n2 की पावर डन। और यूनिट मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन से कनेक्टेड एक क्वांटिटी हम पढ़ते फिजिक्स में, जिसका नाम होता था फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कैपिटल M, एक्सेलरेशन अभी आप किया nt-2, तो कितना आया? mL/d-2। आपको ये याद रखो, तो आपको पता ही है। ओके, तो फोर्स फिजिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि आपको 100 जगह यूज करनी है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको अच्छी याद रखना। क्या होता है? mL/t-2। अब इसका यूनिट बनाओगे, मास का क्या होता था? kg, L का मीटर, टाइम का सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स बहुत ज्यादा यूजफुल क्वांटिटी है, तो हम चाहेंगे कि इसका एक लाइन में कोई यूनिट हो और हमको इसका यूनिट ना लिखना पड़े बार बार। तो हमने न्यूटन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फोर्स के बारे में बताया था हमको, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखते हैं न्यूटन। न्यूटन को डिलीट करेंगे कैपिटल एन से। तो आज से याद रखिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब फोर्स से कनेक्टेड हमारे नेचर में एक नई तरह की क्वांटिटी मिलती है, इसका नाम है वर्क और एनर्जी। तो हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें वर्क होता है, और वर्क से उस बॉडी में क्या आती है? एनर्जी। तो वर्क या फिर एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमको याद है क्या होता है बेटा? और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, तो कितना आया? mL/d-2। ओके, अब देखिए इसका ये वाला फॉर्मूला का यूनिट बनाना तो आपको आ गया। अब मैं इसका फॉर्मूले वाला यूनिट बनाऊंगा। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो हम क्या करेंगे? मीटर, या फिर इसके लिए हम यूज करेंगे जूल। तो मैकेनिक्स में वर्क के लिए यूज किया जाता है जूल। इसके बाद वर्क से कनेक्टेड हमको एक नई तरह की क्वांटिटी मिलती है पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम याद है आपको? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? अभी याद किया, mL/t-2। टाइम का क्या होता है? t। तो कितना आ जाएगा? mL/t-2। तो ये हमारा पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। और इसका देखो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। इसके लिए हम यूज करेंगे वॉट, और वॉट के लिए कैपिटल W। ठीक है भाई? ओके, इसी तरह से और देखिए, प्रेशर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि ये डिपेंड करती है किस पर? फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो पर यूनिट एरिया में जितना थ्रस्ट लगता है, इतना फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। फोर्स का फॉर्मूला देखो कितना इंपॉर्टेंट है, फिर आ गया mL/t-2। एरिया बहुत देर बाद आया L²। एक ऐसे एक कैंसिल हो गया, कितना मिला? mL-1t-, क्योंकि ये एक L बचा ना, ऊपर जाएगा क्या हो गया माइनस। तो अब इसका यूनिट बनाइए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ना। ठीक है,
प्रेशर के लिए एक साइंटिस्ट ने भी यूनिट दिया हुआ है पास्कल, उसको इंडिकेट करेंगे पीए से। तो या तो आप ये वाला यूज कर लेंगे या क्या यूज कर लेंगे, पास्कल। ओके, प्रेशर के लिए। अब प्रेशर के बाद प्रेशर से रिलेटेड एक दो क्वांटिटी और आती है, जैसे कि आपका आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी यही होता है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही होगा और उसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, कैलकुलेशन हो गए तो कितना आया, m0 n0 d0। तो उसका मतलब 2 यूनिट। तो ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसके बाद हम देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी निकाला, m l माइनस 1 t माइनस 2, और स्ट्रेन का भी हमने अभी निकाला, कितना ऐसा ही आना है। कहते नहीं तो मतलब है, अवेलेबल है। अरे है ही नहीं, मतलब 1 है, 1 है, इसका कुछ पूरे का मतलब 1 है। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला सही है, मीटर पर मीटर। तो इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। अब लेते हैं सबके लिए की है सरफेस टेंशन। स्ट्रेस क्या होता है सर? स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर ही होता है। अब ये जब क्वांटिटी हम स्टडी करेंगे आगे जाके फिजिक्स में, तब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस क्या होता है। कि जब किसी बॉडी को खींचते हैं तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। जैसे आपने एक क्या लिया, आपने स्प्रिंग ले लो, मान लो स्प्रिंग को जब आप खींचते हो और छोड़ने में वापस क्यों आती है, वापस इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, स्ट्रेस। वो स्ट्रेस को खींचकर स्ट्रेच होता है ना, वो तो स्ट्रेचेबल। क्या स्ट्रेचेबल, तो आपने उसको खींचा, वापस क्यों आई, हाँ रबड़ भी वापस आती है। तो वापस आने का रीजन क्या है, उसके अंदर जो फोर्स डेवलप होता है रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जिसको रिस्टोर करता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स तो फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, स्ट्रेस। और वही फॉर्मूला किसके लिए है, हाँ पूरे ही याद हो जाएंगे आपको जैसे जैसे आप फिजिक्स में एक एक क्वांटिटी को पढ़ते जाओगे। अभी आपको ऐसा लग रहा हो काफी ज्यादा फॉर्मूले हो रहे हैं एकदम से, तो कैसे याद होंगे। बट जैसे जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते जाओगे चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे अगले चैप्टर में आप वेलोसिटी पढ़ोगे, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, मोमेंट पढ़ोगे, 3 फॉर्मूले आप अगले चैप्टर में फोर्स पढ़ोगे, मोमेंटम पढ़ोगे और भी क्वांटिटी पढ़ोगे, तो वो फॉर्मूले वाले याद हो जाएंगे। इस तरह से आप चले जाएंगे। अब हम इसमें लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये भी आप आगे आगे पढ़ोगे, ठीक है, लिक्विड के चैप्टर में। तो फोर्स का बताइए mn t-2, लेंथ का बताइए l से l कैंसिल, बस कितना आया m t-। सर ऐसे हो जाता है सर? ओके, क्या हो जाता है, वो एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल। क्यों नहीं होगा, क्या आपका गणित कुछ और कहता है क्या? नहीं सर, मेरा गणित ही नहीं इतनी पढ़ा हुई ढंग से 10th में सर। हाँ 10th में कुछ तो पढ़े हो। हाँ समझ गया सर मैं। ये जी सेकेंड है ना, इसका हम बनाएंगे इससे न्यूटन पर सेकेंड। लेंथ का क्या होता है, समझ जाना आप लोगों का, मीटर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम निकालेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको भी हम बहुत यूज करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का
फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ, फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। अब फिर से आ गया फोर्स अपॉन लेंथ। देखो तो अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सेम थिंग, यही फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन लेंथ का यही होता है, तो इसका भी आगे। तो अगर कहीं पर भी आपको सरफेस टेंशन दिखे या स्प्रिंग कांस्टेंट दिखे, इसका एक ही फॉर्मूला होगा। इसके बाद हम लेते हैं जो ज्यादा यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में, इसका नाम आता है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का देखिए पहले से, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। तो देखिए 1 टाइम पीरियड, कोई भी टाइम हो, टाइम का मतलब यही होता है, कितना आया t-1। अगर आप चाहो तो फुल फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, m0 t-1। यूनिट क्या बताओगे, सेकेंड, या इसके लिए हम यूज करते हैं हर्ट्ज, SZ। हाँ बेटा क्या 1 का चला गया, ये नहीं पता आपको, वो तो मल्टीप्लाई में जब ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी का, वो तो उतना ही आएगा। क्या कर रहे हो तुम, जी नहीं पता तुमको। चलो ये हो गया। तो हम लेते हैं क्या अभी करा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो सारी करा रहे हैं। जैसे हम लेंगे कैपिटल जी का यूज करेंगे, कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर m1 m2। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए जरा इधर, अब जितने भी कांस्टेंट हमको पढ़ना है, प्लांक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सबके फॉर्मूले देख लो। पहले इसका इसी से स्टार्ट करें। फोर्स का क्या होता है बताओ, FLT माइनस T। डिस्टेंस का क्या होता है, L, स्क्वायर लगा के स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर लगाया। मास का M, इसका भी M, एक मास का एक मास कैंसिल होकर जो बचा ऊपर हो जाएगा, M ऊपर जाएगा, L और L यूनिट क्या बनाओगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहाँ पर T-2, देखो -2 है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम लेते हैं इसमें अगला कांस्टेंट जो हमारे काम में आएगा, इसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है प्लांक कांस्टेंट। उसको देखिए, प्लांक कांस्टेंट के भी क्वेश्चन हमको कर लिए, तो हम लेंगे प्लांक्स कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखिए, हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, ये लाइट जो निकलती है उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है एच न्यू। क्या होती है, एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमको एच चाहिए, तो एच का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लांक कांस्टेंट को ही एच बोलना है, तो क्या फॉर्मूला बना, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बेसिकली वर्क होता है, तो वर्क का क्या होता है, mL2T-2। फ्रीक्वेंसी का भी बताया, सॉल्व करके बताइए कितना आया, कैसे कट जाएगा बताइए, माइनस का आया, आने से ये T बचाना, ऊपर जाएगा ना तब काटो ना, ठीक है। ओके, तो ये ऊपर जाएगा, हाँ वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ऊपर जाए कर लो चाहे ये बचा, लेकिन अपन तो नियम से ही करेंगे, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यूनिट जूल पर सेकंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, जूल इनटू सेकंड। इसके बाद इसमें आता है अगला, देखिए जो आप सुनेंगे कई जगह पर केमिस्ट्री में, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, एनर्जी कोई सी भी हो, एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। काइनेटिक एनर्जी का सर ये लिखा है टेम्परेचर का क्या होता है बेटा, के। अब आ गया टेम्परेचर आ गया mL2 T-2 K-1। T-1 कैसे हो गया सर? वर्क का क्या हो गया जूल और केल्विन का क्या होता है के, तो जूल पर केल्विन इसका क्या हो गया यूनिट हो गया। इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप लोग ये एक्सप्रेशन पढ़ेंगे PV इक्वल टू nRT। तो अगला आता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R इक्वल टू PV अपॉन NT। P क्या होता है, P जब प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल। ठीक है, T क्या होता है टेम्परेचर, R क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब प्रेशर का अभी मैंने आपको बताया था कहीं, याद है कि देखो, तो यहाँ पे देख के लिख देते हैं mL2 m इसमें एक मिनट, इसको और बेसिक तरीके से लोगों ने किया है। पीवी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी नंबर ऑफ मोल, और ये क्या हो गया आपका टेम्परेचर। तो इनने इसको इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mL2 T-2। नंबर ऑफ मोल के लिए हमने क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL। अब प्रयोग हुआ नंबर ऑफ मोल के लिए क्या लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया ना, वो वन डायमेंशन। टेम्परेचर के लिए क्या करना है, के। कितना हुआ सॉल्व करके, mL2 T-2 K-1 MOL-1। ये इतना बड़ा इसका फॉर्मूला। तो जैसे जैसे नई नई क्वांटिटी इन्वॉल्व होती जाती है वो पीछे ऐड होती चली जाती है डायमेंशन फॉर्मूले। ठीक है, ये हो गई। तो ये हमारे कुछ क्लास 11 के डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। हम चाहे तो क्लास 12 के भी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले बना सकते हैं। तो मैं एक तो आपको बना के दिखा देता हूँ। इधर देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया हुआ है करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला A, और टाइम का क्या होता है सेकंड T। तो क्या आ जाएगा AT। चार्ज का यूनिट क्या बनेगा, एम्पियर इंटू, देखो इस फॉर्मूले से चार्ज का यूनिट क्या बन जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड। ये किसका यूनिट हो गया, चार्ज का, या फिर हम इसको यूज करते हैं कूलम, इसको इंडिकेट करेंगे कैपिटल C से। तो ये हमारा चार्ज का क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। इसके बाद आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देखा mL2 T-2। चार्ज का AT, कैलकुलेशन करके कितना आया, m L² T-3 A-1। और इसका यूनिट हम बनाएंगे जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। डन। इसी तरह से और भी हम निकाल सकते हैं, बट अभी उनकी जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में आपने जाना डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और वो किस तरह से हम बनाते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला हमको कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है कि वो डायमेंशनल फॉर्मूला कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और कौन सी क्वांटिटी जितनी बार आएगी वो उतनी बार उससे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले हमने बनाना सीखे, और कुछ और भी बना सकते हैं, आपकी बुक में नहीं है, आप पढ़ के देखिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेसिस पर कुछ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, कुछ एप्लीकेशन करेंगे।